मेरा नाम तरुण है। मेरी फैमिली में मेरे पिताजी और मेरी 2 बहनें थीं। मेरी माँ तो एक बीमारी के कारण हमें इस दुनिया से जल्दी ही छोड़कर चली गई थी। मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बिगड़ा हुआ इंसान था। अपनी मर्जी के मुताबिक मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वहाँ पर मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी काम करता था। उसने मुझे एक दिन एक ऐसी चीज़ दी और कहने लगा कि तुम ये चीज़ जिस औरत को भी दिखाओगे वो भागते हुए तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगी और वो तुम्हारी हर बात मानने के लिए भी तैयार हो जाएगी, लेकिन तुम इस चीज़ का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, वरना अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा धोखा खाओगे जिसका सामना शायद तुम सारी ज़िंदगी ना कर सको। मैंने उस बूढ़े आदमी की बात को मान लिया था, मगर फिर मैंने इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और औरतों से अपनी हवस पूरी करने लगा। एक दिन एक लड़की पर मेरा दिल आ गया था, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें देखकर। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, नीली नीली और बिल्कुल झील के जैसी, क्योंकि उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आती थीं। मैं उसकी इन आंखों पर फिदा हो गया था। फिर मैंने उसके साथ भी ऐसा ही किया और वो जब मेरे कदमों में गिरी तो मैंने बेकाबू होते हुए भी उसका दुपट्टा खींचकर चेहरा खोल दिया। उसका चेहरा देखकर ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने किसको देख रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरी। इस फैक्ट्री में काम करते हुए मुझे लगभग 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में मेरी किसी से भी यहाँ पर ज़्यादा जान पहचान नहीं हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने काम से काम रखता था और यहाँ के लोगों की नज़र में मैं कोई अच्छा लड़का नहीं था। शायद इसीलिए फैक्ट्री के सारे वर्कर मुझसे दूर दूर रहते थे। मैंने भी किसी से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था, क्योंकि मुझे भी अपना ईगो बहुत इम्पॉर्टेंट था। मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी काम करता था। जब उसने नोटिस किया कि मैं बहुत अकेला अकेला रहता हूँ और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता, तो वो हमेशा मेरे पास खाने के टाइम पर आ जाया करते थे और हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते थे। हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं तो खाना लेकर नहीं जाता था, मगर वो मुझे अपने ही खाने में से खाना दे दिया करते थे। बातों के दौरान बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है, वो निसंतान है और उसकी पत्नी भी इस दुनिया से जा चुकी है। वो अकेला ही रहता है। तो मैंने बूढ़े आदमी से पूछा कि जब आपका अपना इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर आप ये मेहनत मजदूरी किसके लिए करते हो? तो वो कहने लगा, तुम सही कह रहे हो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मुझे मेहनत मजदूरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये सब ना भी करूं तो मेरा अच्छा खासा गुजर बसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस का आधा हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया है। इसके बावजूद मेरे पास इतना है कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी बैठकर गुजार सकता हूँ। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया था। फिलहाल लालची तो मैं शुरू से ही था, इसलिए तो मैं अपनी कमाई में से एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं देता था, ये जानते हुए भी कि मेरे घर में पैसों की सख्त ज़रूरत है, जबकि मेरे पिता बूढ़े आदमी हैं। मैं बहुत संगदिल इंसान था, जिसे ना रिश्तों की कदर थी और ना ही इंसानों की जान की परवाह थी। मैं जितना भी कमाता था वो अय्याशियों में उड़ा देता था। हालांकि मेरे घर में पैसों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पिता मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते थे और अब वो बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनसे ज़्यादा काम नहीं हो रहा था। और घर में मेरी 2 जवान बहनें भी थीं, जिनकी शादी के लिए पिताजी को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पिताजी की कम कमाई से बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। पिताजी हर रोज़ मुझे समझाया करते थे कि देखो तरुण बेटा, तुम्हारी 2 जवान बहनें घर में बैठी हुई हैं, तुम पैसा कमाते हो तो घर में भी कुछ दिया करो। आखिर मुझे उनका दान दहेज भी तो बनाना है उनकी शादियों के लिए, और फिर एक दिन उनकी शादी करके उन्हें विदा करके इस घर से भेज देना है, तभी तो उनकी शादियां अच्छे परिवारों में होंगी। मैं कहने लगा, पिताजी आपकी बेटियां मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका दहेज बनाकर उनकी शादी करें। अपनी जिम्मेदारी आप मेरे कंधों पर न डालें, और मैं जो ये अय्याशियाँ करता हूँ वो आपके पैसों से नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की कमाई से करता हूँ, तो आप मुझे ये अय्याशियाँ करने से नहीं रोक सकते। रही बात दोनों बहनों की, तो ये बोझ अब आप पर है और आपको ही उनसे निपटना होगा। उस दिन पिताजी ने मुझ पर हाथ उठाया और गुस्से से कहने लगे कि मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं हैं, बल्कि ये दोनों मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारी हैं, क्योंकि इनको मेरा तुमसे ज़्यादा एहसास होता है। तुम जैसा बेटा होने से तो बेहतर है कि भगवान मुझे तुम्हारी जगह इन दोनों जैसी ही एक और बेटी दे देता, तो मुझे थोड़ा सा भी दुख न होता, बल्कि मैं तीसरी बेटी को भी अपने गले से लगा लेता। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी दोनों बहनें हैं,
तुम्हें ज़रूर इनका एहसास नहीं होता, मगर फिर भी ये दिलो जान से तुम्हें अपना भाई मानती हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हैं। लानत भेजता हूँ मैं तुम पर और तुम्हारे पैसे पर। मुझे तुम्हारे पैसे में से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटियों का गुजारा खुद कर सकता हूँ। जब सारी जिंदगी 3-3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तो अपनी दोनों बेटियों की शादी करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कहकर पिताजी गुस्से से घर से निकल गए। मगर मैंने अपनी दोनों बहनों की अच्छी खासी क्लास ली। मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों पिताजी को ये कैसी पट्टियां पढ़ाती रहती हो। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम दोनों का ही किया धरा है। खुद तो तुम दोनों कुछ कर नहीं सकती हो, हमारे सरों पर बोझ बनकर बैठ चुकी हो। मेरी दोनों बहनें मेरी बात सुनकर रोने लगी थी। मैंने कहा, बंद करो तुम दोनों अपनी ये ड्रामेबाजी। रोने धोने के सिवा तुम दोनों को आता भी कुछ नहीं है। सुबह सुबह मेरे इतने अच्छा खासे मूड की ऐसी तैसी करके रख दी है तुम लोगों ने। पिताजी को तो तुम दोनों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। उनको अपने बेटे की तो कोई फिक्र ही नहीं है। पिताजी का तो सब कुछ तुम दोनों बहनें ही हो। उनका तो बस नहीं चलता वो तुम दोनों को सर पर बिठाकर रखें। मुझे तुम दोनों बहनों से बहुत चिढ़ है, नफरत होती है मुझे तुमसे, क्योंकि पिताजी हर मैटर में मुझसे ज्यादा तुम दोनों को अहमियत देते हैं। वो डरी सहमी हुई कहने लगी कि भाई, भगवान की सौगंध, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया और हमने पिताजी से भी कुछ नहीं कहा। वैसे भी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने भाई का प्यार और उसके प्यार भरे साई की ज़रूरत है। पिताजी तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। हम दोनों तो खुद दहेज के खिलाफ हैं। मेरी बड़ी दीदी कहने लगी कि तरुण, पिताजी की बातों का बुरा मत माना करो। वो बस ऐसे ही इमोशनल हो जाते हैं। जैसे कि हम उनके बच्चे हैं, वैसे भी तुम ही उनके लिए उनके बच्चे हो। तो फिर वो हम में और तुम में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? बस तुमने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि पिताजी को हमारी फिक्र ज़्यादा है। अपने दिमाग से फिजूल की बातें निकाल दो। तुम्हें नहीं पता कि जब तुम काम पर होते हो तो पिताजी कई कई बार तुम्हारे बारे में पूछ लेते हैं, और अगर तुम्हें घर आने में थोड़ी भी देर हो जाती है तो उनके चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। माता पिता के लिए अपने बच्चे सब एक समान होते हैं, चाहे फिर वो बेटे हों या बेटियां हों। मैं हाथ उठाते हुए कहने लगा कि अच्छा बस करो, मुझे ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, कौन किसकी ज़्यादा फिक्र करता है। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये रोज़ रोज़ के हंगामों से तो मेरा मन करता है कि मैं इस घर को ही छोड़कर चला जाऊं। फिर मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी और ना ही पिताजी को मुझसे कोई परेशानी होगी। मेरी इस बात पर मेरी बहनें तड़प तड़प कर रोने लगीं, क्योंकि मैं उनका इकलौता भाई था। वो खुद से मुझे दूर नहीं कर सकती थी। मेरी छोटी बहन कहने लगी, नहीं भाई, तुम कैसे हमें छोड़कर जा सकते हो? हम तो तुम्हारे बिना बेसहारा हो जाएंगे। आखिर हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? मैंने कहा, बेसहारा तुम लोग नहीं, बल्कि बेसहारा तो मैं हूँ। तुम लोगों का सहारा तो पिताजी हैं। मेरा सहारा आखिर कौन है? मुझे तो इस घर में कुछ समझा ही नहीं जाता है। तुम लोगों को आखिर मेरी क्या ज़रूरत है? मैं वापस आने के लिए पीछे मुड़ा तो पलटकर उनसे कहने लगा, अगर तुम लोगों ने पिताजी को और भड़काने की कोशिश की तो मैं सच में इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखूंगा। वो दोनों कहने लगी कि नहीं तरुण, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हम तुम्हारे खिलाफ पिताजी से कुछ भी नहीं कहते। वो दोनों मेरे पीछे आंसू बहाती रहीं। वो इस बात से बहुत डरती थी कि मैं कहीं इस घर को छोड़कर ना चला जाऊं। रात को जब पिताजी काम से घर वापस आए तो मेरी बड़ी दीदी उनसे कहने लगी, पिताजी, आप क्यों बेवजह तरुण को डांटते रहते हो? वो अब बच्चा थोड़ी है, वो सब समझता है। समय आने पर वो खुद ही सब कुछ कर लेगा। आपको उससे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी कहने लगे, जिस तरह के तुम्हारे भाई के काम है ना, उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसे घर की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अरे आसपास के लड़कों को देखा है, मैंने कई ऐसे इकलौते बेटों को देखा है जिन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाया हुआ है। एक होते हुए भी अपनी 4 या 5 बहनों का बोझ उठा रहे हैं और साथ ही साथ माता पिता का भी। लेकिन तुम्हारे भाई से तो सिर्फ 2 बहनों को ही नहीं समझा जाता। हालांकि मैं भी उसका साथ दूंगा, मगर वो तो हमें कुछ समझता ही नहीं है। बस हमेशा अपनी अय्याशियों में ही लगा रहता है। मैं उसे बेवजह नहीं डांटता, मुझे उसकी फिक्र है। मैं उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता हूँ, मगर वो है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये सब बुरे लड़कों की संगत में उठने बैठने का नतीजा है। मैंने तरुण को कई बार मना किया है कि ऐसे दोस्तों के बीच मत बैठा करो, मगर नहीं, पिता की बातें तो उसके सर के ऊपर से निकल जाती हैं। वो मुझे अपना पिता नहीं बल्कि अपना दुश्मन समझता है। मेरी दीदी कहने लगी, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप तो बेवजह ही अपने दिमाग में तरह तरह की बातें पाल रहे हो। हमारा भाई ऐसा नहीं है, आप देख लेना, एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। उसके बाद आपको भी उस पर गर्व महसूस होगा। अच्छा, आप टेंशन फ्री हो जाओ, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। पिताजी कहने लगे, एक तुम दोनों की वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ, वरना तरुण ने तो मुझे कब का मार दिया था। मेरी छोटी बहन मीना मेरे पिताजी से कहने लगी, पिताजी आप ऐसी बातें मत किया करो, आखिर तरुण हमारा इकलौता भाई है। आपकी ऐसी बातों ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है, अब तो वो ढंग से हमसे बात तक नहीं करता। मीना, जो कि मेरी बड़ी दीदी से छोटी बहन थी, वो जाते जाते रुक गई। इशारे से दीदी से कहने लगी कि चुप हो जाओ, क्योंकि पिताजी को पता नहीं था कि मैं इन दोनों से सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता था कि वो दोनों मेरी शिकायतें पिताजी से लगाती हैं और फिर शाम को पिताजी घर आने के बाद मुझ पर डांट लगाते हैं। उस दिन की बात से मैं पिताजी से नाराज था। मैं सुबह सवेरे उठा और नाश्ता किए बिना ही सुबह सवेरे काम पर जाने के लिए निकल गया। मैंने अपने कदम बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ाए तो पीछे से मीना ने मुझे आवाज़ दी, तरुण तुम्हारा नाश्ता तैयार है, तुम नाश्ता किए बिना ही जा रहे हो, चलो आओ आकर नाश्ता करो। मैं अपने माथे पर बल डालते हुए कहने लगा कि मुझे भूख नहीं है, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं बाहर से ही नाश्ता कर लूँगा, तुम अपना नाश्ता अपने पास ही रखो। और ये मुझसे ज़्यादा प्यार जताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे सामने कुछ और मेरे पीछे कुछ और होती हो। इतना सब कुछ कहने के बाद भी मीना जल्दी से लंच बॉक्स ले आई और ज़बरदस्ती उसने बैग में डाल दिया और मेरे हाथ में थमाने लगी और बड़े प्यार से कहने लगी कि क्या हुआ, माँ नहीं है तो? बड़ी बहनें भी तो माँ की तरह ही होती हैं, तो एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे जाने दे सकती है? मैंने इस लंच बॉक्स में खाना डाल दिया है तुम्हारे लिए, जब दिल चाहे खा लेना और अगर हो सके तो हम दोनों की तरफ से अपना दिल भी साफ कर लेना। तुम हमारे भाई हो, हमने कभी भी पिताजी के सामने तुम्हारी बुराई नहीं की है। मैंने खामोशी से वो लंच बॉक्स वाला बैग पकड़ा और घर से निकल गया। जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो वो बूढ़ा आदमी पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही वो कहने लगा कि भाई आज आने में तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वो कहने लगा कोई तो बात है जो तुम्हारा मुंह इस कदर उतरा हुआ है, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो और अगर नहीं बताना चाहते हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा कि तुम मुझे कुछ भी बताओ, लेकिन फिर भी अगर तुम ठीक समझो तो मुझे अपने दिल की बात आराम से बता सकते हो, मैं तुम्हारी बात को तसल्ली से सुनूंगा। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए कहने लगा, क्या किसी लड़की का चक्कर है? तो मैंने भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ घरेलू झगड़े हैं और दिमाग में कुछ टेंशन है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसी कौन सी टेंशन है जिसकी वजह से तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा ख़राब है? मैंने इस बूढ़े आदमी को सब बता दिया कि मेरी 2 जवान बहनें हैं और मेरे पिताजी हैं जो हमेशा कहते रहते हैं कि जो भी कमाओ मुझे ही लाकर दिया करो ताकि मैं इन दोनों का दहेज बनाकर उनकी शादी कर सकूं। उनका कहना है कि तुम उनके भाई हो और तुम्हें उनकी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। मैंने भी अपने पिताजी को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आपकी बेटियां मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी बेटियां हैं और उनकी शादी कैसे करनी है, कब करनी है, ये सब आपको ही समझना है और उनकी शादी में पैसा भी आपको ही लगाना है। ये सब आपको ही करना होगा, क्योंकि जब आपने बचपन से लेकर अब तक अपनी बेटियों के लिए इतना सोचा है तो अब बाकी भी आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। मैं तो उन लोगों के लिए 1 रुपया भी नहीं दे सकता, इसलिए उन्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और वैसे भी क्या दहेज देना ज़रूरी होता है? जिनके घर जाएंगी वो खुद ही सामान का अरेंजमेंट कर लेंगे। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, देखो तरुण, मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो रिश्ते हैं तुम उनकी कदर करो, ये ना हो कि बाद में पछताने के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी बाकी न रहे। वो तुम्हारी बहन है, उनकी जिम्मेदारी तुमको ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि पिता के बाद बहनों को अपने भाइयों से ही तो उम्मीद होती है और अब वो तुम्हारा पिता बूढ़ा हो चुका है, इसलिए जिम्मेदारी को उठाने का हक पूरा पूरा तुम्हारा ही बनता है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पिता की इस उम्र में उनका सहारा बनो और उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दो। उन्हें लगे कि उनके बेटे ने घर की सारी जिम्मेदारी को उठाया हुआ है, तो भगवान ऐसा बेटा सबको दे, ना कि तुम ऐसे बनो कि वो हाथ उठाकर प्रार्थना करे कि भगवान तरुण के जैसा बेटा किसी को भी न दे। तुम अपने पिता के साथ मिलकर अपनी बहनों की शादी करवाओ और अपने पिता का सहारा बनो, क्योंकि बुरे समय में अपने रिश्ते ही अपने काम आते हैं। मैं बूढ़े आदमी से कहने लगा कि
कि प्लीज़ अंकल, आप बची कुची कसर पूरी मत करो। मैं पहले ही घर से अपना काफ़ी सारा मूड ख़राब करके आया हूँ। चलो मिलकर काम करते हैं। दोपहर का खाना खाने के लिए जब हम सब लोग पास वाले होटल में गए तो खाना खाने के दौरान बूढ़ा आदमी कहने लगा, तरुण, मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहता हूँ। तो मैं जल्दी से कहने लगा कि कौन सी चीज़? तो वो बूढ़ा कहने लगा, वो मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि कल लाकर दूंगा। खाने का समय ख़त्म हुआ तो सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। काम के दौरान भी बार बार मैं यही सोचता रहा कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो ये बूढ़ा आदमी मुझे देना चाहता है। शायद कोई कीमती चीज़ होगी। वैसे मैंने उसको अपने घर के हालात के बारे में बताकर अच्छा किया। ऐसा लगता है उसे मुझ पर तरस आ गया है। शायद वो मेरी पैसों से मदद करना चाहता है। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा ही हुआ कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस दिन छुट्टी से कुछ देर पहले सारे वर्कर्स को सैलरी मिली थी। मैं भी अपनी सैलरी लेकर बहुत खुश हो गया था। मेरे फ्रेंड्स मुझे काम मिलने की खुशी में काफ़ी दिनों से मुझसे पार्टी मांग रहे थे। मुझे यहाँ पर काम करते हुए अब पूरे 3 महीने हो गए थे और मैंने अभी तक उनको पार्टी नहीं दी थी। मैं फैक्ट्री से सीधा अपने दोस्तों के पास चला गया और उन्हें एक बहुत अच्छी सी पार्टी दी। मेरी पार्टी से मेरे दोस्त बहुत खुश हो गए थे क्योंकि पार्टी में मेरे काफ़ी सारे पैसे खर्च हुए थे। घर आते हुए मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। दरवाज़ा बजाने पर मीना ने घर का दरवाज़ा खोला था और उसने मुझे देखते ही कहा, क्या हुआ भाई, आज तुम्हें बड़ी देर हो गई घर आने में। मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अंदर बढ़ गया। मैं अपने कमरे में जा ही रहा था तभी अचानक पिताजी ने मुझे आवाज़ लगा ली। पिताजी की आवाज़ पे मुझे जाने से रोक लिया था। वो कहने लगे, कहाँ जा रहे हो लाट साहब, ये क्या घर आने का समय है? मैंने कहा, पिताजी वो मैं ज़रा दोस्तों के साथ बैठ गया था इसलिए देर हो गई। तो पिताजी कहने लगे, हाँ, पार्टियाँ करते हुए तो देर सवेर हो ही जाती है। मैं सोच में पड़ गया कि पिताजी को मेरी पार्टी के बारे में कैसे पता चला। पिताजी कहने लगे कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला कि तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे थे। तो मैंने खुद तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पार्टी करते हुए देखा है। वो सब तो अपने माता पिता की बिगड़ी हुई औलाद हैं। तुम उन्हें 1,00,000-2,00,000 की पार्टी भी दे दोगे ना, तभी वो तुम्हारा खाने के बाद खुश नहीं होंगे। उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे लिए 1 रुपया भी कितना कीमती है। तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था। जब तुम्हें सैलरी मिली थी तो तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम्हें पैसे लाकर मेरे हाथ पर रखने चाहिए थे, लेकिन नहीं, अपने पिता को तो तुम कुछ समझते ही नहीं हो। मैंने भी पिताजी की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी वो मेरी कमाई के पैसे थे, मैं उन पैसों का जो चाहे करूं। मैंने कभी आपके आगे तो हाथ नहीं फैलाया ना, मैं खुद अपने हाथों से कमाता हूं। तो पिताजी कहने लगे, जब अपने हाथों से कमाते ही हो तो फिर इस घर में खाते क्यों हो, रहते क्यों हो इस घर में? पिताजी की इस बात पर मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात कही थी कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस घर में ना रहूं तो मैं सुबह ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया, ये सोचे समझे बिना ही कि मेरी इस बात से मेरे पिताजी के दिल पर क्या गुजरेगी। मैं सुबह ही 6 बजे के समय उठ गया था और बैग में अपने कुछ कपड़े डाले और फिर घर से निकल गया। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरे घर वालों का क्या हाल होगा, वो मेरे बिना कैसे जिएंगे। उस दिन मैं टाइम से काम पर चला गया क्योंकि मैं बेचैन था उस चीज़ को देखने के लिए जो चीज़ मुझे वो बूढ़ा आदमी देना चाहता था। मैं टाइम से पहले ही फैक्ट्री पहुंच गया था, इसलिए बूढ़े आदमी का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी आया तो मैंने उसे सवाल किया कि कल आप किस चीज़ की बात कर रहे थे? तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, सब्र रखो, अभी फ़िलहाल काम करते हैं, काम का टाइम हो चुका है। उसके बाद हम दोनों काम पर लग गए। मैं दोपहर के खाने के टाइम का इंतज़ार करने लगा। फिर दोपहर का टाइम हुआ तो खाने के समय होटल में बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। वो मेरे पास एक बैग लेकर आया। न जाने उस बैग में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो वो मुझे देना चाहता था। मैं बार बार बैग की तरफ देख रहा था। शायद वो बूढ़ा आदमी मेरा इरादा जान चुका था। उसने बैग उठाया, खोल कर देखा और फिर उसमें से निकाल कर एक चीज़ मुझे दी और मुझसे कहने लगा कि ये चीज़ तुम जिस औरत को भी दिखाओगे वो भागते हुए तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी और तुम्हारी हर बात को मानेगी, मगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से बिल्कुल भी मत करना। मैं बूढ़े आदमी की बात को अच्छी तरह से मान गया था। बूढ़े आदमी के सामने तो मैंने ऐसे ही रिएक्ट किया था कि मैं उसकी बात को समझ गया हूँ और मैं इस चीज़ का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो चीज़ पाकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथ में आ गई हो। मैंने उसी समय सोच लिया कि मैं फैक्ट्री का काम छोड़ दूंगा क्योंकि वो चीज़ मिलने के बाद मुझे कोई काम करने की ही ज़रूरत नहीं थी।
मैं सोच में पड़ गया कि मैं इस बैग को रखूं कहाँ, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। अपना घर तो मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया था। मैं फैक्ट्री से निकला और मैंने अपने एक दोस्त की मदद से अपने लिए एक कमरा किराए पर ले लिया और फिर मैं वहाँ पर रहने लगा। मुझे अपना घर छोड़ने पर किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं हो रहा था। हाँ, मगर कभी कभी अपनी बहनों और पिताजी की थोड़ी बहुत कमी महसूस हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी में उनके बिना बहुत खुश था, क्योंकि मेरे हाथ जो चीज़ लग चुकी थी उसके अलावा तो मुझे किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इस चीज़ के मिलने के बाद मैंने सारी दुनिया ही हासिल कर ली हो। जिस कमरे में मैं रह रहा था उससे नीचे वाले पोर्शन में जो फैमिली रह रही थी, उनकी एक बहुत खूबसूरत और जवान बेटी भी थी। मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे वो चीज़ दिखाई जो मेरे पास मौजूद थी। वो चीज़ देखने के बाद वो लड़की मेरे कदमों में गिर गई और मेरी दीवानी हो गई, और इस तरह मैं उसे अपने कमरे में ले आया और उसके साथ अपनी हवस पूरी करने लगा। ये मेरा अब हर दिन का रूटीन बन चुका था कि मैं किसी न किसी खूबसूरत लड़की को ये चीज़ दिखाने के बाद उसे अपना दीवाना बना देता और उससे हवस पूरी करने के बाद उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया करता था। मुझे इस बात पर कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी कि मैंने किसी की बहन बेटी की इज्जत खराब की है। मेरी जिंदगी के दिन इसी तरह से गुजरते रहे और ना जाने मैंने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हर रोज मैं एक नई लड़की की तलाश में रहता था। वो चीज़ मिलने के बाद मैंने अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था और काम पर भी नहीं जाता था, क्योंकि मुझे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब तो मैं सिर्फ अपनी दुनिया में ही मगन रहता था। मैंने कभी दोबारा पलटकर नहीं देखा कि मेरे घर वाले किस हाल में हैं और मेरे बिना उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही होगी। फिर मैं सोचता कि अच्छी ही गुजर रही होगी। एक मैं ही तो उनको खटकता था। उनको मेरी हर बात पर एतराज़ होता था। चलो, अच्छा ही हुआ कि मैंने वो घर छोड़ दिया, वरना मुझे ऐसी ज़िंदगी कहाँ मिलनी थी। अब तो मुझे ना कमाने की फ़िक्र है और ना ही कुछ करने की। बिना कुछ किए ही मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। एक दिन मैं सुबह उठा तो मुँह हाथ धोने के बाद मैं नाश्ता लेने के लिए रोड पर गया, तो वहाँ मैंने एक बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की देखी थी, जो कि दुपट्टे से अपना मुंह ढके हुई थी। उसने अपने चेहरे पे दुपट्टे का ही नकाब बनाया हुआ था। शायद धूप से बचने के लिए उसने ऐसा किया हो, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी और बहुत तेज धूप थी। उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, मगर वो बहुत परेशान लग रही थी। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत परेशान है। उसके हाथ में दवाइयों का एक छोटा सा बैग था। वो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी, जैसे उसे किसी की तलाश हो, मगर उसकी खूबसूरत आंखें मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और मेरा दिल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। मैं इधर उधर के लोगों से बेखबर सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था, मगर इस लड़की की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। वो परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। लोगों की भीड़ होने की वजह से मैं वापस अपने घर पर आ गया था। वापस आने के बाद भी मेरा ध्यान इस लड़की पर ही भटका हुआ था। मैं उसी समय फिर अपने घर से निकला और रोड पर इस जगह आ गया जहाँ पर मैंने उस लड़की को देखा था, मगर वो लड़की मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैं इधर से उधर काफ़ी देर तक सड़कों पर तलाश करता रहा। अचानक थोड़ी देर के बाद मुझे वो सड़क के किनारे बैठी हुई नजर आई। मैं ये मौका किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इधर उधर के लोगों की परवाह किए बिना ही इस लड़की की तरफ बढ़ता चला गया। पता नहीं वो लड़की किन सोचों में गुम बैठी हुई थी। उसकी आंखों में मुझे आंसू साफ नजर आ रहे थे। मैं उसके बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ था, मगर फिर भी उसे मेरे मौजूद होने का एहसास नहीं हुआ। मैं कहने लगा, आप यहाँ पर किस लिए बैठी हुई हो? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किस परेशानी में हो? तो वो लड़की कुछ नहीं बोली, बल्कि उसकी आंखों से मुझे देखकर आंसू तेजी से निकलने लगे। मैंने कहा, आप मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही हो? तो वो फिर भी कुछ नहीं बोली और वहाँ से उठकर जाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और फिर वो चीज़ दिखाई जो उस बूढ़े आदमी ने मुझे दी थी। वो लड़की फौरन मेरे कदमों में गिर गई और कुछ नहीं बोली। हैरानी और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन से वो मेरी तरफ देखती रह गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की भी दूसरी लड़कियों की तरह इस चीज़ को देखकर मेरे पैरों में गिर जाएगी, क्योंकि ये लड़की दूसरी लड़कियों से काफ़ी अलग अलग लग रही थी। ये शरीफ और संस्कारी लड़की थी, इसलिए मेरा दिल इस लड़की पर आ गया था और मैं इसे अपने घर पर ले आया था। मगर ये लड़की बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। मैं इसे अपने साथ लाने पर राजी हुआ तो ये मेरे साथ आसानी से आ गई थी। ये लड़की मेरे घर में आकर बैठ गई थी।
बातों ही बातों में मैंने उसके चेहरे से उसका नकाब खोल दिया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था और इसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे, क्योंकि मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने किसको देख लिया। जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच है? वो मेरे सामने बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी और फिर उसने मेरे कंधे पर अपना सर रखकर रोना शुरू कर दिया और इतना रोई कि मेरा कंधा भीग चुका था, लेकिन मैं उसके सामने पुतला बनकर खड़ा रहा। मेरी उससे शर्मिंदगी की वजह से नज़र तक मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन मीना थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर भी ले आएगी और ऐसा समय भी दिखाएगी कि मैं शर्म के मारे दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया था। मैंने मीना से कहा, मीना तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? वहाँ रोड पर आखिर तुम्हारा क्या काम था? तुम दोनों बहनों ने तो कभी भी घर से बाहर कदम तक नहीं रखा था, तो फिर आज कौन सी मुसीबत आ गई जो तुम सड़क के किनारे बैठी हुई थी? मीना मेरे करीब आई और कहने लगी, भाई तुम नहीं जानते कि आपके घर से जाने के बाद हम पर क्या मुसीबत आ गई, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे सिवा पिताजी का इस दुनिया में कोई नहीं है जो उन्हें अस्पताल लेकर जाता। मैंने अपना घुमाव जल्दी से मीना की तरफ किया और कहने लगा, क्यों, क्या हो गया पिताजी को? फिर मीना ने बताया कि पिताजी को उस दिन हार्ट अटैक आ गया था जिस दिन तुम उन्हें छोड़कर चले गए थे। पिताजी का बेटा तो नहीं था तो फिर कौन उन्हें अस्पताल लेकर जाता, इसलिए मजबूरन हम दोनों बहनों को ही घर से बाहर निकलना पड़ा। और ये क्या भैया, जो तुम दूसरों की बहनों के साथ करते आ रहे हो वो आज तुम करने के इरादे से मुझे यहाँ लेकर आए थे। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो तुम उसकी इज्जत भी तार तार कर देते। मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम अपनी बहन को भी माफ़ नहीं करोगे, उसकी भी इज्जत खराब कर दोगे। मैं कहने लगा, मीना भगवान के लिए चुप कर जाओ। मीना ये कहते हुए वापस जाने लगी और रोते हुए कहने लगी कि मैं अब जा रही हूँ, मुझे पिताजी के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने हैं। पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन ऑपरेशन के पैसे हमारे पास नहीं हैं। तो मैं आगे बढ़ा और कहने लगा कि रुको मीना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मीना कहने लगी, क्यों? जब तुमको हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे? तुम फिक्र मत करो, अगर पिताजी को कुछ हो भी गया तो हम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा हैं, जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। तो मैं कहने लगा कि मीना मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा मत कहो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे एक बूढ़े आदमी ने दिए थे और कहा था कि इन पैसों का गलत फ़ायदा मत उठाना, मगर मैं इन पैसों की अहमियत भूल गया था और इन पैसों का गलत इस्तेमाल करने लगा। भगवान का चमत्कार तो देखो कि उसने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। मीना और मैं अस्पताल चले गए, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। हमारे जाने से कुछ देर पहले ही पिताजी का ऑपरेशन कर दिया गया था, लेकिन उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं बैठा और पिताजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन जाते हुए मुझसे वादा ले गए कि हमेशा अपनी बहनों का ख्याल रखना, कभी भी उन्हें बेसहारा मत छोड़ना। अगर मैं जिंदा रहता तो कभी भी मैं इन्हें तुम्हारे सहारे नहीं छोड़ता, लेकिन क्या करूं, भगवान ने मेरी इतनी ही उम्र लिखकर भेजी थी। मेरे जाने के बाद तुम ही इनका इकलौता सहारा हो। उस दिन पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोया था। मुझे अपने पिताजी की मौत का बहुत अफसोस था, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने उन्हें कभी सुकून नहीं लेने दिया था। मैं अपने पिताजी का बिगड़ा हुआ बेटा था, कभी मैंने उनका आदर सम्मान नहीं किया और ना ही कभी उनका कहना माना था। एक मैं ही था जो अपने पिता की मौत की वजह बना था। मैं सारी ज़िंदगी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से मेरा पिता मौत के मुंह में चला गया। मैंने पिताजी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था और अपनी दोनों बहनों को अच्छे परिवारों में खूब धूमधाम से शादी की थी। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास उस बूढ़े आदमी की दी गई दौलत ना होती तो शायद मैं अपनी बहनों की शादी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। दौलत में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान को आपके कदमों में लाकर गिरा देती है और अपनों को अपनों से दूर कर देती है। मैं उस बूढ़े आदमी से कुछ समय बाद मिला और उसको बताया कि मैं भटक गया था और उसकी दी गई दौलत का गलत इस्तेमाल करने लगा था, लेकिन जब मुझे समझ आ गई तो मैंने इसका सही इस्तेमाल किया और अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी। वो दोनों अपने अपने परिवार में बहुत खुश हैं। उनको खुश देखकर मेरे दिल को भी सुकून मिलता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं अपनी दोनों बहनों की आंखों का तारा हूँ और मेरी बहनों की कोशिश की वजह से आज मेरा घर भी आबाद हो गया। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत है और भगवान ने मुझे मेरी बहनों जैसी ही बेटियां दी हैं। आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ जैसा दरिंदा कभी भी मेरी बेटियों की ज़िंदगी में ना आए।
मैं इस हादसे के बाद से डरने लगा हूँ। ये सोचकर मेरा शरीर कांप उठता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बोया था वो मुझे काटना न पड़े। मैंने बुराइयों का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपना लिया है। भगवान की कृपा से अब मैं सच्चा और ईमानदार इंसान बन गया हूँ और औरतों की हमेशा इज्जत करता हूँ। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बुराई के रास्ते से रोककर सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया। अब मैं किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखता। दिल से अब हर बहन बेटी की इज्जत करता हूँ और मैंने अपनी बेटी को भी अच्छे संस्कार दिए हैं। भगवान की कृपा से मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी बहनों की तरह। कभी फालतू घर से बाहर भी नहीं निकलती। मेरी ज़िंदगी मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। माता पिता का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जो सारी ज़िंदगी साथ देता है। अगर ये रिश्ते ना हों तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे कि मैं आज अपने पिता के बिना कमज़ोर महसूस करता हूँ। मुझे आज भी अपने पिता की बहुत याद आती है और मन करता है कि मैं उनसे अपनी पुरानी गलतियों पर माफ़ी मांग लूँ और उनका अच्छा बेटा बनकर उनकी सेवा करूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।